Welcome everyone. सबको खुश आमदीद, शम का सलाम, शुक्रिया आज यहाँ आने का। आज इवेंट जो है वो इंग्लिश में होगा, मगर उसकी तर्जुमान जो होगी वो हिंदी में होगी। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में स्विच हो तो इंटरप्रेटर आपको पूरा बताएगा कि कैसे करना है। थैंक यू सबीना जी। आज का प्रोग्राम इंग्लिश में मुनक्किद होगा, जिसके साथ हिंदी में तर्जुमा मुहैया है। अगर आप हिंदी तर्जुमा सुनना चाहते हैं तो कंप्यूटर पर बने ग्लोब आइकॉन पर क्लिक करें। ये ग्लोब आइकॉन जूम स्क्रीन की निचली रो पर है और वहां पर अपनी जुबान फ्रेंच का इंतखाब करें। अगर आप अपने फोन पे जूम ऐप के जरिए हमें सुन रहे हैं तो वहां पर मोर का निशान देखें या 3 नुक्तों पर क्लिक करें और लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में जाकर फ्रेंच चूज करके डन को क्लिक करें। शुक्रिया सबीना जी, गो अहेड प्लीज। Great. Thank you again. बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने का। मेरा नाम सबीना जौहर मिलर है और मैं को फाउंडर हूँ इस हेल्थ नेटवर्क की। मैं शुरू होती हूँ ये एक ज़मीन, ये सबको है, इस ज़मीन को मान कर शुरू करती हूँ जिसमें बहुत सारी कौमों के रवायती इलाके हैं। दिस इज एनेशन वाबे चिपवा हैदीस बसानी वांडेट, और ये बहुत सारी फर्स्ट नेशन का घर है जिसमें कि मिट्स और मिटिस है। साउथ एशियन हेल्थ नेटवर्क जो है, बहुत ऑनर है कि इन 13 ज़बरदस्त कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जिसमें पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विस और दूसरी ब्लैक क्रीक और सर्विसेज, और इसमें हेल्थ अलायंस, MCIS लैंग्वेज, रेक्सडेल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और इम्यून साइंस और ब्लैक हेल्थ और सारी अमेरिकन कोड हेल्थ सेंटर। खास तौर पे MCS का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने आज हमें मुहैया किया ये टेक्निकल सपोर्ट और इसमें ज़बान की सपोर्ट भी। अगर आपको कोई और सवाल हो तो इन रिसोर्सेज का आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, https://southasianhealthnetwork.ca। और इस साथ है कि मेरा बहुत ही है, हमारे इस स्पीकर हैं जो कि ये दोनों जो हैं बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, एडवोकेट हैं इन्होंने इस बड़ी वबा में, और बहुत लोग जो कि मैं इज्जत करती हूँ और ज़बरदस्त तारीफ करती हूँ। हमारे पास हमारे वाटरमेट आज के डॉक्टर नाहिद दोसानी हैं जो कि ये पैलिएटिव केयर फिजिशियन हैं जो कि केयर करते हैं होमलेस की और ऐसे लोगों ऐसे की जो कि बहुत ही डिग्निटी और बहुत ही हमदर्दी से इस शेल्टर और में, और वो बानी हैं वर्ल्ड के पहले मोबाइल पैलिएटिव केयर यूनिट के। और ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि है टोरंटो के हेल्थ एसोसिएशन के साथ है। कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने अपील रीजन के लिए कोविड-19 के आइसोलेशन हाउसिंग प्रोग्राम में कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पैलिएटिव केयर फिजिशियन ने डॉक्टर दोसानी को एक अवार्ड दिया है बहुत ज़बरदस्त, जो कि मई 2019 में, और कम्युनिटी मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनके काम को अवार्ड की हैसियत से नवाजा, जो कि जवान लीडर की से बहुत खुशामदीन। अब हमारे पास स्पीकर हैं जो ना सिर्फ ये अब्दुल शकावी हैं, अब्दुल समी जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट के हैं यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क के, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी है कम्युनिकेबल डिसीजेस में, और उन्हें मुहैया किया है पब्लिक एजुकेशन ने पूरी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कि सबको इस बात से मुतबल्ला किया जाए कि उनकी रहनुमाई और बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं। उन्होंने एक बहुत ही रहनुमाई किरदार अदा किया है अपना कनाडा मेडिकल कम्युनिटी वाइल। उन्होंने एक किरदार एक ये भी है कि CTV के लिए एक लीड इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट के तौर पे खुशामदीद डॉक्टर अब्दुल शकावी। हमें बहुत, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप दोनों यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे ज़्यादा है डॉक्टर दोसानी, ये पूरा फ्लोर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ कि डॉक्टर शाकावी के साथ भी गुफ्तगू हुई इस वैक्सीन के बारे में जो कोविड, और फिर ऐसे सवाल जो कि हमसे पूछे जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस फोरम में ये बहुत ही अहम है कि उसमें किसी किस्म का ये इत्तेफाक नहीं है कि हम एक
तसलसल टाउन हॉल्स जो हैं मुहैया कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस और मेरे कॉलीग्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस सिलसिले में और फराहम कर रहे हैं पूरी मालूमात को इस वबा के मतलब। एक वजह है कि हम आज यहाँ हैं कि हम इस बात को पहचानते हैं कोविड-19 जो है वो ऐसा कोई वायरस नहीं है जो कि ये बहुत गैर मुतासिब तरीके में इसने बहुत सारी कम्युनिटियों को मुतासिर किया है। इसमें हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म केयर में कितनी बड़ा हादसा था। हम इस पे बात करेंगे मगर ऐसी भी और दूसरी कम्युनिटीज़ भी थी जो कि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और ये नस्ली गिरोह हैं, ख़ास तौर पे ऐसे जिनकी आमदनी कम थी। ख़ास तौर पे ये बहुत ही अहम है कि हम इस तरह शुरू करें कि यहाँ पर ऐसे वक़्त आया वबा में जबकि वो पहुँच नहीं कर सक रहे थे। और आपको ये भी याद है कि जो पहली वेव आई थी और इसमें हम आपको बताएँगे कि बहुत सारी कहानियाँ हुई, इतना कुछ हुआ और हमारे पॉलिसी मेकर और इलेक्टेड लीडर जो हैं इन्होंने सबको बराबर-बराबर किया और हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ कोई भी ऐसी कनाडा में जाएँ हर शहर में और आप ये देखेंगे कि लोग जो हैं वो टोरंटो जैसे में उसमें 80% लोग थे, पहली वेव में वो वाले थे जो नस्ली गिरोह के थे और वो कोई बहुत सारे 70% ऐसे थे जो कि हॉस्पिटलाइज़ हुए या फिर वो उनका ताल्लुक जो था वो नस्ली गिरोह से था। ख़ास तौर पे ये बात देखते हुए कि जो हमारे पास डेटा है वो हमें बताता है कि सवाल उठाता है कि क्या हमारी गुफ्तगू में यहाँ पर इस चीज़ को हमने सामने रखना है कि ऐसी लोगों को क्या कोई ऐसा वक़्त भी है जिसमें कि हम इस किस्म का गुफ्तगुओं को आगे बढ़ाएँ और हम मीडिया को इस चीज़ से आगाह करें कि लोगों को इस बात का पता चले कि वो लोग जो नस्ली गिरोह हैं, उनको वबा का उन कम्युनिटीज़ को वबा का मुकाबला करना पड़ा और इस किस्म का सूरत हाल भी सामने आई जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई गई जिसमें तस्वीर थी जिसमें दिखाई गई और ऐसी पार्टीज़ जो हैं वो दिखाई गई। इसमें से बहुत से उन्होंने साउथ एशियन को ब्लेम किया कि उन्होंने इस वबा को बढ़ाने में मदद की, ख़ास तौर पे पील में। अगर हम ये देखें कि हुआ ये कि वहाँ पर इसमें हेल्थ केयर के ज़राए कम थे और बहुत सारी असल चीज़ें थी। हमने नहीं देखा ये चीज़ें दूसरी मीडिया में जब क्रिसमस किस्म के वाक़यात हुए। तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक फ़र्क बनता है। दूसरी एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या असल में वो कोविड रेट का क्या है इन इन कम्युनिटीज़ में? क्योंकि एक बंदे का रंग जो है उसकी स्किन का, ये नहीं, ये कोई नस्ल नहीं है बल्कि नस्ल परस्ती है। जब हम बताते हैं इस सिलसिले में तो हम बात करते हैं कि किस किस्म की सिलसिला जो कि नस्ली गिरोहों को इस तरह करने का। ऐसी को नस्ली गिरोह ये जो थे वो वबा का शिकार हुए। ये उनको और दूसरी मुश्किलें भी थी। उन्हें दूसरी समाजी मुसीबतें भी जिन्हें समाजी मुसीबत का निशाना बनाकर। हम ये देखेंगे कि उनके पास बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं, उनके ऐसी जगहों पे रहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत है और बहुत कम आमदनी की वजह से भी उनको ऐसा हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एसेंशियल वर्कर थे। ये नहीं कि उनको वो अपने घर में रह के उन्हें जाना पड़ता था और उन्हें काम करना पड़ जगहों पे उन्हें मुकाबला करना। जब आप बहुत गहरा जाएँ तो आपको बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम में, स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह बराबरी सलूक नहीं हुआ और इस वबा का निशाना बने ऐसी जगह पर जिनसे बराबर नहीं हुआ। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो बातें उठती थी, ये बहुत सारी अदम एतमाद था हेल्थ केयर के ऊपर और अदारों के ऊपर। ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि निशान ना बनी है, जो भुगतना पड़ा है जिनको इस तरह और फिर वो हिचकिचाहट भी होती है उन्हें वैक्सीन को लगाने पे। तो जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि उस ट्रॉमे का, उस मुसीबत का और उनका अदम एतमाद का जिस तरह के उन्होंने ये देखा कि उन्हें मदद की ज़रूरत थी, उन्हें ऐसे लोगों से राब्ता करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो कि नस्ली गिरोह का शिकार हुए, ताकि हम इस बात का उनको बता सकें कि कितनी अहमियत है कोविड-19 की और उनकी हिचकिचाहट को ख़त्म करें कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और हमें उन लोगों को बताना है और हमें ये बताना है कि कैसे नस्ली बैकग्राउंड जो है वो कितना अहम है। मैं इस किस्म को गुफ्तगू को शुरा करता हूँ कि हम क्यों हैं यहाँ और कैसे हैं और डॉक्टर शिकावी को हम जब मिलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ये देखें कि हमने टीवी में अपने लिविंग रूम में देखा है, अब आप मेरे कंप्यूटर के ऊपर आ गए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, मैं बहुत पुरजोश हूँ इस मामले में। डॉक्टर शिकावी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें बताएँगे कि जब आप बताते हैं इस सिलसिले में अपने पैगाम के मतलब
हम कहीं से भी तो शुरू हुआ। हम डॉक्टर शकावी, हमें सबसे पहले ये है कि हम क्या किस किस्म की कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं जो कि दस्तयाब हैं कनेडियंस को, और कैसे वो एक दूसरे से फ़र्क हैं? ज़बरदस्त सवाल है ये। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको इस बात को एक्नॉलेजमेंट ये करना चाहता हूँ, सबीना ने शुरू किया था कि बदकिस्मती से मैं जस्टिस सब नामों के साथ नहीं कर सकता, इंडिजिनस के जो कि इंसेस्टर्स जो कि जिन्होंने मदद किया था इस लैंड को, हमें ये हक दिया कि हम उनके साथ काम करें। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सबीना का, बहुत-बहुत शुक्रिया इस ज़बरदस्त उसने जो शुरुआत की है। और आपको भी डॉक्टर दुसानी, जिस बात के कि आप एक ज़बरदस्त एडवोकेट हैं और सामने नज़र आते हैं हर जगह पर और चैंपियन हैं उन लोगों के ऐसे वक़्त में जब मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है, हमें खड़ा होने की ज़रूरत है, हमें हमें खिदमत करने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों को निकालनी है, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना है जो किसी चीज़ को नीचा दिखाते हैं। जब इस पैंडेमिक से जो हमें चीज़ें सामने आई हैं, जो मुश्किलात, जो तकलीफ़ें, और हमें 1 मिनट के लिए रुकना है और अज़म करना है कि हमने तब्दील लाना है और हमने ये स्टेटस को ख़त्म करना है, वो सारा निज़ामी ढांचा जिससे कि बहुत सारे लोग जो थे इससे मर रहे थे, उससे बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने मुश्किलात का किया, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ जिन पे हमने कोशिश की है। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मैं इस शुरुआत में अपना है और इस सिलसिले में मैं बहुत करता हूँ। ये बहुत अहम है कि इस बात को समझना इससे पहले कि हम एक मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन को देखें कि वो क्या है। सबसे पहली बड़ा कि हम लोगों को आसान बनाएँ, उनको ये समझाएँ कि वैक्सीन जो है वो कोई गैर महफूज नहीं है, क्योंकि वो कैसे डेवलप हुई हैं, कि कितनी जल्दी वो डेवलप हो गई हैं। अगर आप मुझे एक आज़ादी दें कि मैं इस वाले नुक्ते पर पहले बात करूं, मैं बहुत खुशी से आपको ये बताऊंगा कि फ़र्क क्या है इन वैक्सीन्स में, और ताकि मैं इस एतमाद को बरकरार रखूं। ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं है जो जब सवाल उठाया जाता है कि लोग कहते हैं कि कैसे ये मुमकिन है कि आप लोग एक लम्हे, जबकि हमारे पास कोई नाम भी नहीं था इस वायरस का, और हमारे पास अब एक से ज़्यादा वैक्सीन्स हैं जो कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं और आप हमें कन्विंस कर रहे हैं कि क्या वो महफूज हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी इस छोटे से वक्त में। ये वाकई समझने वाला सवाल है कि जो तारीख है वैक्सीन्स का, कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले शिनाख्त करती है या करती है कि एक तजुर्बा करती है, और फिर उसको जानवरों पे इस्तेमाल करती है, फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के मरीज आबादी के ऊपर, और फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे करती हैं और फिर उनके जो नताइज होते हैं उन्हें देखती है, और फिर साल लग जाते हैं, कई दफ़ा 10 से ज़्यादा साल लग जाते हैं इससे पहले कि हमारे सामने वो एतमाद के साथ बात कह सकते हैं कि हाँ, ये वैक्सीन काम करती है, ये बहुत महफूज है और ये किसी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पर बहुत ही अहम फ़र्क हैं जो कि बनाए गए हैं, जो कि हम मुख्तलिफ टाइम टेबल को फॉलो करें इस वैक्सीन के लिए। सबसे पहली है कि हम देख रहे हैं कि एक वायरस, एक ऐसी बीमारी जो कि फैल गई बहुत तेजी से सारी दुनिया में, और ये जो लहर की तरह हमने कभी भी 100 साल में नहीं देखी, जब से पहले फ्लू जो 1918 में हुई थी। अब हम देखें कि ये बिल्कुल फ़र्क दर्जा था इमरजेंसी का। इसका मतलब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना था, हमने ज़्यादा जल्दी काम करना था, इस बात को यकीन दिलाने के लिए कि हम ऐसी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हर उस ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पास हैं ताकि हम इस वैक्सीन को बनाएँ। मगर जब हम ये कर रहे थे, हमने कोई भी कानून नहीं तोड़ा। हमने 5 से 10 साल लगाने की बजाय हमने या 30, 40 और 50 हमने पहले ही हमने रज़ाकारों को ली, जो उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल्स किए। हम इस काबिल हो गए कि हम इन लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब हो गए। वही वाले लोग जो कि फैसले किए थे कि ये बहुत अहम है कि इन लोगों को हासिल करें और वो हिस्सा बने ट्रायल का इन इन महीनों में। ये साइंस के ट्रेंड से बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि इसके हिफाजत के रिजल्ट, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है एक ट्रायल को मुकम्मल होने में। ये हमने मुतनासिब उसी तरह का वक़्त दोनाने के हिसाब से, ताकि महफूज रिज़ल्ट सामने आए, ताकि उस पर आप एतमाद कर सकें। जब हम इन सारे ट्रायल्स को देखते हैं और जब हमने इसको कर लिया,
तो हमने उसके महफूज नताइज देखे। 60 दिन के बाद आधे से जो ट्रायल्स हुए थे, जो मुकम्मल हुए थे उनकी डोज के, ये वाला वक्त था जिसमें के बहुत ही संजीदा सेफ्टी इश्यूज जो थे जिनको हमने देखना था, उन्हें सोचना था। अगर हम हिस्ट्री में बाद जाएं, हम सारी वैक्सीन को देखें जो कि शुरू में वैक्सीन आई थी, हम देखें कि वो वाली जो वैक्सीन हैं जो कि इंतहाई संजीदा डिजीज होती को असर करती थी, जो 90% सीरियस साइड इफेक्ट्स होते थे, वो 45 दिन के अंदर सामने आ जाते थे। 45 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन के आने, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा एतमाद था कि किस किस्म का टाइम टेबल जो है जिसको हम देख रहे हैं, ताकि हम देख रहे हैं मसले को निकालने। ये वैक्सीन जो है इन्होंने 45 दिन के इस हद को भी पूरा किया, और इसको 60 डेज की अंदर अंदर किस किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं हमने देखा, जो हमारे उम्मीद रख रहे थे। आपकी निडल एक आम में जो कि आपके पूरे इम्यून सिस्टम को हिला रही है, जाहिर है सोजन तो होगी, या थोड़ा सा बुखार होगा, एक हल्का सी दर्दें होंगी, या शायद थोड़ा बहुत नौजिया हो, लेकिन जो सीरियस साइड इफेक्ट्स जो कभी भी किसी ने देखे वो एनाफिलैक्सिस है। इसका मतलब है कि उसका खतरा हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 65 केस आए हैं, और सारे के सारे वो 30 मिनट के अंदर अंदर आ गए वैक्सीन को लेते ही, और उनमें से कोई भी नहीं मरा। वो जिसने भी वो लिया, जो बहुत भी सीरियस हुआ और जो समझ रहा था कि लाइफ थ्रेटनिंग होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो फौरन पता ही चल गया, वो कोई ऐसी हैरत अंगेज बात नहीं थी, और उनको बुरी तरह से निगरानी किया गया, और उसमें डॉक्टर्स के ऑफिस और क्लिनिक्स में, और फिर हर एक जो था वो बेजिंदा बच गया। इससे साफ बता रहा है कि साइंस तरीकाकार जो इस्तेमाल किया इन वैक्सीन को बनाने का वो बहुत ही महफूज है, कोई कायदों को तोड़ा नहीं किया, और सामने शहादतें भी हैं। जो रिएक्शंस आई इस वैक्सीन में वो सारी की सारे बहुत ही कम हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या टाइप्स हैं वैक्सीन की, अब हम इस पे बात करते हैं, और कौन कौन सी यहाँ अवेलेबल हैं कनाडा में। इस वक्त हमारे पास कोई बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सबसे पहली वैक्सीन जो आई थी वो फाइजर थी और मॉडर्ना वैक्सीन थी, और लेट दिसंबर अर्ली जनवरी में आई थी। ये वैक्सीन जो हैं बुनियाद करते हैं, ये mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बुनियाद रखती हैं। ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं सालों से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत नई या डरा देने वाली हो, ये बहुत इस्तेमाल हुई है, बहुत अरसे से इनका मुतालिया की जा रही है। ये एक सिर्फ वबा के लिए इस्तेमाल नहीं की, बल्कि ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, हमें इसकी अच्छी तरह से समझ है कि कितनी महफूज है। ये सिर्फ जानवरों पे नहीं बल्कि इंसानों पे भी। ये बहुत सबसे पहली अहम बात है। इस mRNA का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोड है। इसका कोड का मतलब है कि ये टाइप है जेनेटिक मटेरियल का जो कि लैब में बनाया गया। इसमें कोई एनिमल या जानवर का प्रोडक्ट नहीं है, और ये इंजीनियर किया गया इस तरीके से कि उसके पास कोड है इनसाइड के अंदर। जब एक दफा ये आपके आर्म में इंजेक्ट हो जाता है, ये आपके जिस्म को बताता है कि शुरू करो बनाना प्रोटीन को, जो कोविड-19 वायरस का है। ये हदायत देता है आपके जिस्म को कि बनाओ जल्दी, और बॉडी जो है वो उसका रद्द अमल करती है, और वो ऐसी प्रोटीन को बनाती है जो रोकती है, बचाती है आपको कोविड-19 से। अगर कभी भी आपको उस मुस्तकबिल में कभी भी आपको मिले, ये किसी तरह आपके डीएनए नहीं बदलती, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को दफा बनाती है, और वो हल करती है, और बल्कि खत्म करती है उन चीज को, और ये आपको इजाजत देती है कि आप उस ऐसी चीज को खत्म करें जो आपके लिए खतरा है। और बाकी दूसरी चीज जो है, जैसे कि बहुत भी कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कि किसी किस्म की संजीदा किस्म का रिएक्शन नहीं होगा। ये इस तरह mRNA काम करती है। ये बहुत पुरअसर हैं, ये बहुत, क्योंकि ये लैब में बनाई गई हैं, ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम इसको बहुत बड़ी तादाद में बनाएं, और हमें इस काबिल भी बनाती है कि हम लोगों को तक पहुंचा दें, ऐसे ताकि
ऐसी में जो सो बहुत पुर असर हो, ये ऐसी चीज है कि आप जानते हैं कि इसकी एक रिक्वायरमेंट, इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरा मुश्किल है, क्योंकि इनको स्टोर करना बहुत ज्यादा ठंडे दर्जा हरारत में इससे मुश्किल पेश आती है, ताकि इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जाने करने, ताकि आसानी से ये इसके मुकाबले कोई ऐसी चीज जो कि आम दर्जा हरारत में सिर्फ फ्रिज में रखा जा सके नहीं, ये चीजें बहुत अच्छी तरह रखी गई, हमारे पास वो पहुंच गई और बहुत महफूज हैं। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत इस चीज पे पक्के हैं कि ये बेस्ट वैक्सीन है और बाकी दूसरी चीज वो नहीं अच्छी। ये चीज जो है जिसे कहते हैं 92 95 ये बेहतरीन है, ये जबरदस्त ग्रेड ए वैक्सीन है, बाकी सारी बेकार है। बहुत एहतियात करें, इस तरह की बात को अपने आप को राग़िब ना करें। ये जो नंबर आपको सब कुछ बता रहे हैं, ये आपको सब चीज बात ठीक नहीं बता रहे, खास तौर पे जब ये वैक्सीन जो हैं डेवलप हुई हैं और जो डेटा जो आया था उस वक्त पे, जब हमने बहुत सारी चीजें चैलेंजेस म्यूटेशन की, जिसे हम कहते हैं बहुत बड़ी चीज जिसमें तशवीश, जिससे कि बहुत सारी दुनिया के हिस्सों में मुश्किलात पड़ी। बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो इस काबिल हैं कि जब उनके ट्रायल्स किए गए थे उन वेरिएंट्स के ऊपर, जब वो फैल रहे थे तो वो ज्यादा फैल रही थी। यहाँ पर कोई भी इंसाफ से कंपैरिजन करें कि 62, 70, 80% दूसरे वैक्सीन जो हैं वो खराब हैं, 92 और 95% जो हैं वो इन mRNA वैक्सीन के साथ। बहुत बहुत अहम बात है कि ये सब की सब रोकती हैं आपको अस्पताल में जाने से, ये आपको बचाती हैं सीरियस डिजीज से, ये सारी की सारी चीजें मौत से बचाती हैं। और बुजुर्गों में आपको बहुत ही एतमाद होना चाहिए बुजुर्गों के, दिन के आखिर में सारी वैक्सीन जो हैं वो बहुत ज्यादा हिफाजत रखती हैं और बचाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त आप बीच में आऊंगा। आपने जबरदस्त एक्सीलेंट जॉब किया है इनके फर्क बताने में, वैक्सीन के इनके असर, और आपने ये भी बता दिया जो सवाल जो मैं आपसे पूछना था कि क्या वैक्सीन दूसरी से बेहतर है। ये सारी की सारी सवाल की हैं जो कि आम दुनिया वाले पूछते हैं। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने लगता हूँ जो कि इस सेशन में है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन को बहुत चाह रहे हैं कि वो पुरअसर हो, लेकिन कुछ लोग हैं, क्या ये लोग ये क्या नस्ली ग्रोहों के ऊपर की है? मेरी माँ ब्लैक है, तो क्या ये ब्लैक पीपल के ऊपर ये की है? मेरे अंकल साउथ एशियन है, क्या ये वैक्सीन जो है ये इस इन नस्ली ग्रोहों पर भी की है? तो क्या इनका असर जो है वो मुख्तलिफ नस्ल के ऊपर फर्क हो, जैसे कि सफेद फार्म पे? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, जो बहुत सवाल है जो हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स में। हमने देखा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी रेंज थी ज्योग्राफी की, जो ट्रायल्स हुए थे, जैसे कि यूएस में हुए, यूनाइटेड किंगडम में, हमें पता है वहाँ बहुत बड़ी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, ब्राजील में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में, और हमने इस किस्म के ट्रायल्स में ज्योग्राफिक को देखना कि वहाँ बहुत मुख्तलिफ नस्ली के लोग रहते थे। और इसमें क्या हम समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो असल में काम करती हैं मुख्तलिफ नस्लों में? अगर मैं आपको छोटा करके बताऊं तो मैं एस्ट्राजेनेका और डेटा ही आपको बताऊं, कल ही मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इसे देखा कि ये बहुत ही ज्यादा ठीक तरीके से उन्होंने फर्क किया ब्लैक पे, साउथ एशियन पॉपुलेशन पे। जाहिर है कि ये बिल्कुल हम इसे सही बराबर नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहें कि जहां तक माइनॉरिटी का ताल्लुक है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किसी किस्म की कोई तशवीश की बात नहीं है। दूसरी चीज हमें अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप हिस्ट्री को देखें, बहुत सारी वैक्सीन का, जिसके हम फ्लू वैक्सीन की बात करते हैं, नमोनिया वैक्सीन की बात करते हैं, शिंगल वैक्सीन की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए और बी की बात करते हैं, वहां कभी भी कोई ऐसी शहादत नहीं मिली कि यहाँ पर कम रिस्पॉन्स आया हो। वो लोग जिनके मुख्तलिफ रंग हों या उनके खास किस्म की नस्ल से ताल्लुक रखते हों, हाँ, इससे हमें ये पूरा एतमाद मिलता है कि हम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम नए तौर पे अपने ले आए कि यहाँ कोई तशवीश है कि मुख्तलिफ नस्लों पे उसका मुख्तलिफ असर है या किसी के ऊपर उन्होंने बुरा असर डाला हो, किसी भी नस्ली ग्रोह या तबके पे। ये बहुत ही जबरदस्त बात है और मैं
जो गुफ्तगू हमने की है मौसर होने पे और जो स्टडीज की हैं पूरी आबादियों पे और नस्ली ग्रोह पे, वाकई ये बात जो है गुफ्तगू बहुत जरूरी है। हमें देखना है कि कोई मिथ है, कोई ऐसी चीज। मैं जरा अब आपको मैं एक सेकंड के लिए आपको ये बात बताऊं। हाँ, आपका एतमाद बढ़ाने के लिए जो एस्ट्राजेनिको को जैसे कहते हैं, पता नहीं क्या 11,000 लोग हैं जो कि ये क्या कम है, ये क्या इतने काफी हैं, कि क्या ये इतने काफी थे इस किस्म के, क्या देसी कम्युनिटी के या दूसरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग। ये बहुत अहम है सोना। जब हम सही असल दुनिया की शहादतों का जब ट्रायल हो रहा था और जब ये दी जा रही थी, 17 मिलियन सारी दुनिया, सारी यूरोपियन यूनियन, इस पॉइंट पे ये बहुत ही वाज़िया हो गया था कि ये बहुत बड़ी नुमाइंदगी नमूने के तौर पे सामने रखी गई नस्ली तबके पर। ये देखें, ये मेरा जो ये मावाज ना करें कि ये इस किस्म नस्लों के ऊपर कोई फर्क है। एक तो ट्रायल का डेटा है, एक असल वर्ल्ड का डेटा है। आपने साइड इफेक्ट्स के मतलब बात किया और आपने बहुत सब साइड इफेक्ट्स की बात कर ली, और आपने इसमें जो मुख्तलिफ उठती है, कोई मुखालफत की बातें या कुछ बहस की बातें, बस ऐसी मालूमात भी आती है जो सही मालूमात ठीक नहीं होनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर ऐसी फैलाई जा रही होती हैं जिससे कि वैक्सीन के मुतालिक फिक्र होती है या परेशानी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये पूछा है। ये जो मसला है ये बहुत ही ज़्यादा सबको सामने होना चाहिए। हमने इस वबा में इसको देखा है। ये बहुत ही आसान है कि आप दो चीज़ें इकट्ठी मिला दें और उनको मिला करके, चाहे वो कोविड के दरमियान में या वैक्सीन के दरमियान में या कोई भी चीज़, जिसमें से एक लाइन खींच दें और बहुत सारा इससे खौफ, इसमें हरास, इसमें हिचकिचाहट, जहाँ तक क्या आपको यकीन करना चाहिए। ये हम समझते हैं इस बात को। मसला ये है कि यहाँ बहुत सारी जराए आ रहे हैं मालूमात के, और बदकिस्मती से जो मीडिया है वो इजाज़त दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत मालूमात दे रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ऐसी कहानियों को उठा उठा के ला रहा है जो कि खौफ फैला रहे हैं, जो कि असल सच को छुपा देते हैं। हमें यहाँ दयानतदार होना चाहिए। हम ऐसे ब्लड क्लॉट्स हुए हैं, जिस तरह के हम कहें कि 50 से कम लोग होंगे, जिसमें कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लोगों को देखें, उनके सवालों को देखें। ये कोई भी, चाहे उसमें आपस में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हो खास तौर पे या किसी और वैक्सीन का कोविड के साथ, या वैक्सीन की आम, क्या कोई वजह है कि अगर आप इनफ वैक्सीन दे दें काफी लोगों को और उसमें से जाहिर है उसमें से कुछ के ज्यादा लोगों को अगर ब्लड क्लॉट आने लग जाए तो फिर और बात है। लेकिन अगर हम साइंस देखें और हिस्ट्री को देखें, लेकिन हम उन नंबर्स को देखें, अगर इसमें से कोई भी वैक्सीन ऐसी, हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं, हमारे पास कोई ऐसी शहादत नहीं है, कोई पिछले 150 साल से कि कोई भी वैक्सीन जो के ब्लड क्लॉट ले आती हो। ब्लड क्लॉट जो है वो इसलिए बनते हैं कि कई दफा कुछ टेंडेंसी होती है लोगों में, उनके अंदर, चाहे वो जेनेटिक मसला हो, चाहे वो उससे पैदा हुए हों, या फिर ये कोई ऐसी चीज हो जो कि किसी स्मोकिंग की या कैंसर जो उन्हें ना पता हो कि वो है, या फिर वो इस काबिल ना हो कि वो मूव नहीं कर सकें या मोबिलाइज ना हो सके किसी वजह से, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो। ये वेल नोन रिस्क फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉट बना देते हैं टांग में और फिर वो दूसरे लंग्स में चले जाते हैं। ये इसका कोई लेना देना नहीं है वैक्सीन का, इसका कोई भी ऐसा पीछे माजी नहीं है या हिस्ट्री नहीं है कि इस वैक्सीन ने ब्लड क्लॉट लिया, या खास तौर पे ये बहुत अच्छा रीजन है। मैं जरा इसको जरा अच्छी तरह अंदर जाता हूँ। जैसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जो कि सामने नजर आ रही है, जैसे कि ये बहुत फिक्र आ रही है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में है क्या? ये वैक्सीन वायरल वेक्टर है जिसे एडेनो कहते हैं, और ये वैक्सीन जो है शिम्प एडेनो वायरस, ये मंकी वायरस है
और एडना वायरस वो है जो कि बहुत से मिलियंस और मिलियंस लोग इस दुनिया में उनका उससे आम नजला हो जाता है, थोड़ा सा गला खराब हो जाता है, लोग जो हैं वो आम तौर पे हो जाता है। इसमें से कोई भी उसमें कभी भी क्लॉट नहीं हुआ, इसमें कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, ठीक है। अब बाकी आप देखें, दूसरे इंग्रेडिएंट को देखें, एस्ट्राजेनेका, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखती हैं दूसरे कोविड वैक्सीन में। इसमें सॉल्ट, शुगर, थोड़ी सी प्रोटीन, ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं जब वेक्टर जो है वो बॉडी में जाता है और शुरू कर देता है। इसमें कहीं भी क्लॉट्स का कोई लेना देना नहीं है। अब हम नंबर देखते हैं और हम देखते हैं जो कि हमें सिग्नल देखना है। अगर हम एक रैंडम पॉपुलेशन को देखें, बहुत दुनिया के हिस्सों में जहां पर के जहां पे लंग्स हो, जहां पर के 2 या 1 हजारों लोगों में से एक साल में से, ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन एक मिलियंस ऑफ पीपल की पॉपुलेशन जो है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। अब हम नंबर ऑफ डोजेस देखें इस वैक्सीन की जो कि एडमिनिस्टर हुई है यूरोपियन यूनियन में, 17 मिलियन, और हमारे पास 50 से भी कम केसेस होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 37 केसेस होंगे। अगर आप मैथ करें तो ये एक बहुत ही कम, बल्कि कम से भी कम, जो कि आप आम पॉपुलेशन में, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं मुझे ये बात से राग़िब करना कि ये जो बिजली से अगर आपका टकरा जाना या लॉटरी निकल जाना जो है वो इतना बराबर होगा जिससे फिक्र होने लग जाए कि ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। मैं आपको कहती हूँ ये बहुत ही मुश्किल है इस बात का यकीन करना। आप साइंस पे बिलीव करें, मैथ के ऊपर बिलीव करें, और आप हिस्ट्री पे देखें वैक्सीन की, और अपने आप को ये बताएं कि अगर आप इस वैक्सीन को अवॉइड कर रहे हैं और आपके पास कोई नहीं है, तो आप अपने आप को नहीं लगवा रहे, तो आप अपने आप को उस कम्युनिटी में डाल रहे हैं जिसको सख्त खतरा है। ये बहुत ही बड़ा खतरा है, ये जो 17 मिलियन में से 27। These conversations are very fair questions that get asked, but the likelihood of getting COVID is much higher than a lot of these, like for example, blood clots and a lot of the other questions that have been asked around that. लेकिन मेरे से और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। एक और कंट्रोवर्सी ये थी जो कि मैं जानना चाहता हूँ, और इसके बारे में हमारी बात भी होती रही है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इस पे इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर रही हैं, और उनकी रिकमेंडेशन 4 month delay between the first and second हिसाब dose. से Now this is a little bit rough. एक सेकंड डोज को लेकर So what are your thoughts on this, and you know what implications? इसके बारे में आपकी सोच क्या है Is this कि 'cause they don't इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? मेरे ख्याल में लोग ये भी सोचते हैं कि, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ये मेक श्योर करें कि हम बहुत ज़्यादा जानदार हैं कि हमें क्या पता है, और हमें क्या नहीं पता, कि हमें इसके बारे में बहुत खुद एतमादी है, और हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें पता है, और हम जो हमें नहीं पता उसके बारे में लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर हम लोगों को लूज कर देते हैं, और लोग फिर हमें ट्रस्ट नहीं करते, बेशक वो हेल्थ कनाडा हो या कोई कनाडा की एडवाइजरी हेल्थ काउंसिल हो, या कोई भी उनको खुद एतमादी दिलाना चाहता हो वैक्सीनेशन के बारे में। तो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें ऑलरेडी क्या पता है, और फिर हम उसको तकसीम करेंगे कि हमें जो नहीं पता और जिसको हम समझते हैं कि उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है। सबसे पहले जो पहले स्टडी हुई थी उसके बारे में हम देखते हैं, कोविड वैक्सीन के बारे में जो हुई थी, जो कि फाइजर और मॉडर्ना ट्रायल थे, और वो उस वक्त किए गए थे 3 हफ्ते और 4 हफ्ते का गैप था पहली और दूसरी डोज में, और बहुत अच्छा रहा उनका इफेक्टिवनेस का जो रेट था वो 95% था। लेकिन उसके बाद अगर हम वापस देखें और एग्जामिन करें कि क्या हुआ था
ये नहीं कि सिर्फ 3 या 4 हफ्ते के बाद, बल्कि हमने ये देखा कि कुछ लोगों को अपनी डोज नहीं लगी थी, दूसरी डोज नहीं लगी थी, जो कि 3 या 4 या 3 हफ्ते के बाद लगनी थी। तो कुछ लोग ऐसे थे हमारे पास जिनको सेकंड डोज भी लगी थी 42 डेज के बाद, और कुछ लोगों को 48-39 दिन के बाद सेकंड डोज लगी थी। और हमने जब उनको कंपेयर किया उस टाइम पे जो लोगों को सेकंड डोज लगी थी और उनको कंपेयर किया उसी तरह के लोगों को जिनको 3 हफ्तों के बाद सेकंड डोज लगी थी या 4 हफ्तों के बाद, तो कोई भी फर्क नहीं था उनमें। अगर हम कोविड के रेट को मद्देनजर रख के देखें तो उस वक्त भी कुछ डिग्री थी, कुछ उम्मीद थी कि हमें जो प्रोटोकॉल करना चाहिए ट्रायल्स को लेकर। अब हम और क्या कर सकते हैं देखने के लिए, ये सोचें कि इसको डोज होनी चाहिए, इतने टाइम के बाद देनी चाहिए दूसरी डोज। और जब हम ग्राफ को देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि 2 लाइंस हैं, मैं अपने हाथ से यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोग मेरे लिए बैकवर्ड देख रहे हैं या नहीं, लेकिन आइडिया ये है कि पहली लाइन जो है ग्राफ में वो ये बताती है हमें कि टाइम के साथ कोविड कितना तेजी से बढ़ रहा है। और उस लाइन से हमें ये भी पता चलता है कि लोगों को वैक्सीन मिली कि नहीं मिली, लोगों को वैक्सीन मिली या नहीं मिली, और जिन लोगों को मिली और उसको दूसरी लाइन जो है वो उस लाइन को पहली लाइन से सेपरेट करती है और 14 डेज पे वो सेपरेट करती है। 14 दिन के बाद जिनको वैक्सीन मिली थी उनको अब एंटीबॉडीज डेवलप करनी शुरू कर दी। ऑफ कोर्स वो उस लेवल पे कोविड को नहीं देखेंगे, जिनको वैक्सीन नहीं मिली थी उनका लेवल डिफरेंट होगा। तो वो लाइन बिल्कुल फ्लैट कंटिन्यू होती जाती है उस ग्राफ पर, और फ्लैट ही रहती है वो, और वो फ्लैट ही रहती है, और वो फ्लैट ही रहती है। हम कहाँ पर देखते हैं कि उसमें पहला कहाँ पर ब्लिप आता है कि जहाँ पर वो फ्लैट नहीं रहती, कि वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, कि प्लेसिबो ग्रुप के नजदीक हो जाती है। तो वो 90 डेज पर उसके थोड़ा सा ऊपर जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इससे हमें ये पता चलता है इम्यूनोलॉजी स्टैंडर्ड को लेकर कि इसका ये मतलब है कि जो बूस्टर इफेक्ट था, जो हमने दूसरी एक्स्ट्रा सेकंड शॉट दी थी, जरूरी नहीं है कि वो दी जाए। उस वक्त तक 90 डेज का भी हम उसमें गैप ले सकते हैं, और अगर आप उसको पहले देते हैं तो हो सकता है कि हम ये देखें कि वो हमें जो उस लाइन में ऊंचाई देखी थी वो हमें पहले नजर आए, 90 दिन से पहले ही हमें नजर आ जाए। हो सकता है कि 42 पे या 60वें दिन पे हमें वो नजर आए। तो हमें ये पता चला कि ये भी कुछ वर्थ है। अगर आप हमें बिलीव नहीं करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एस्ट्राजेनेका ट्रायल को देखें तो उसमें हमने अच्छा ड्रॉप देखा, और डिफरेंट स्टडी थी उसमें जिसमें डोजिंग इंटरवल को देखा गया 6 हफ्ते से पहले, 6 हफ्ते के बाद, और वो पूरे 90 डेज तक चली गई। और बहुत इंटरेस्टिंग ये बात थी, तो उसमें नंबर्स का, लोगों का जो नंबर था वो बहुत डिफरेंट था। जिनको कोविड हुआ वो ज्यादा वाइड था और ज्यादा फायदा हुआ लोगों को। अगर हम सेकेंड डोज जो है कोविड की वो ज्यादा देर से अगर हम दें, हो सकता है आप ऐसा सोचें कि ये कोई सेंस मेक नहीं करता कि अगर हम देर से सेकेंड डोज देते हैं तो वो किस तरह ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। टाइमिंग इशू को इसलिए लेके इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए एक खास टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो कुछ ऑलरेडी चल रहा होता है, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में चार्ज डाला गया है। पुरानी गाड़ियों में जब आप चाबी डालते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो लोग ये समझते हैं कि कार जो है ऑलरेडी ऑन हो गई है, तो फिर हम उसको दोबारा से घुमा देते हैं, तो फिर आपको अजीब सी एक आवाज आती है। तो आप उस तरह एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम जो है कार का उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। आप समझते हैं कि आपने सही काम किया है, लेकिन असल में आपने सही काम नहीं किया होता। इसी तरह आपका इम्यून सिस्टम भी है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को दूसरी डोज टाइम से पहले दे देते हैं, जिस तरह गाड़ी की मैंने एग्जांपल दी है, आप अपनी गाड़ी को हो सकता है स्टार्ट कर देते हैं अगर आप दोबारा से चाबी घुमाते हैं, लेकिन ऐसा आपके जिस्म के साथ नहीं होता। अगर आप उसको दूसरी डोज देते हैं तो उतना स्मूथली नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास रियल जिंदगी के सबूत हैं जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उसमें जरूरी नहीं है
कि दूसरी डोज को हम दिया जाए 90 दिन से पहले। मैं ऑनेस्ट हूँगा आपके पास कि जीरो एविडेंस है कि 120 दिन भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं जैसे कि 90 डेज ने काम किया। मैं यहाँ पर खड़ा होकर गलत बात नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने आए उस सबूत को लेकर। मेरा ख्याल है कि वो कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर 90 दिन का जो डिफरेंस है वो अच्छा गैप है तो फिर हम 30 दिन उसमें और भी ऐड कर सकते हैं गैप में। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम फॉर श्योर ये कहना चाहते हैं कि हर बंदे को वेट करना चाहिए 120 दिन के लिए। हम ये ट्राई करना चाह रहे हैं ताकि हर बंदे को जितना जल्दी हो सके उसको वैक्सीनेशन दी जाए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम सेकेंड डोज को भी रिजर्व कर लें ताकि हम ये रोक सकें, जितने लोगों को रोक सकते हैं बीमार होने से। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल सकती है उनको पहली डोज मिल जाए ताकि इम्यूनिटी का जो लेवल है जो हमने इन सारी स्टडीज से देखा है और हमने एस्टैब्लिश किया है कि जितने ज्यादा लोगों को हम ये दे सकें, छोटे बड़े नस्ली गैर नस्ली और लोगों का इम्यून सिस्टम हम तैयार कर दें तो वायरस जो है वो बिल्कुल सीन से गायब हो जाएगा सेकेंड डोज से पहले ही। और उस टाइम तक अगर हम उसको 6 हफ्ते का गैप दें या 90 दिन का गैप दें या 120 दिन का गैप दें तो उसका बहुत कम फर्क होगा, बहुत कम मतलब है उसका। मेरा ख्याल है कि आपने हमें ऐसे सफर पर ले गए हैं जो आपने हमें एनोलॉजी दी, जो एग्जांपल दी हमें इग्निशन की, गाड़ी की। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत अच्छी समझ आई मुझे उसके बारे में। हम क्वेश्चंस के बारे में भी जाएंगे उस टॉपिक पे। मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मैं केयर करता हूँ जिनको अनफॉर्चुनेटली कोविड का सामना करना पड़ा और वो मेरे से बहुत ज्यादा जरूरी सवाल पूछते हैं क्या कोविड हो सकता है लोगों को अगर उनको वैक्सीनेशन मिल जाती है। तो उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं कि मुझे तो पहले भी कोविड हो चुका है, वैक्सीनेशन भी मिल चुकी है, तो आप इसके बारे में हमें बताएंगे? जरूर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत ज्यादा डिफरेंट इम्कानात हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहली चीज ये है कि हम नक्शे पर देखते हैं कि ये जो ट्रायल किए गए हैं कि 95% इफेक्टिव है, उनका असर है। 5% ऐसे कह सकते हैं कि हम उनको कोविड हो सकता है 100 में से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 5% आप होंगे या कौन होगा। 100% गारंटी नहीं दी जाती कि अगर आपको वैक्सीनेशन मिल जाती है तो आपको कोविड नहीं होगा। में हो सकता है कि सेकंड डोज के बाद आप महफूज समझ सकें अपने आप को, लेकिन अगर आपको पहले भी कोविड हो चुका है और अगर कोविड आपको पहले हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है कि वो रोकेगी कि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो। और दूसरी बात ये कि इतनी वो मजबूत है कि वो ज्यादा देर चलेगी, आपको कुछ हेल्प मिलती रहेगी। जितने ज्यादा बूढ़े आप हैं, जितनी ज्यादा बीमारियां हैं आपको, उतना ही ज्यादा मुश्किल है आपके कुदरती इम्यून सिस्टम के लिए वो काम करने के लिए, ताकि वो खुद से वो काम करे। ज्यादा परेशानी उस वक्त होती है, ये हमारा प्रॉब्लम है ये कि ब्राजील में जहां पर वहां पर म्यूटेशन हुई थी, बहुत खतरनाक थी वो, और वहां पर बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हुए थे लोगों के जिनको कोविड था, जिनको दोबारा से कोविड हो गया। और वो एक मसला था जब उनको दोबारा से कोविड हुआ और ब्राजीलियन वेरिएंट हुआ था उनको, और पहले भी उनको कोविड हो चुका था। तो मैं सिंपल आसान ये दूंगा, जवाब ये दूंगा सिंपल कि ये आपको वैक्सीन जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। असल सवाल ये है कि टाइमिंग का गैप कितना होना चाहिए, लेकिन असूल ये होना चाहिए कि अगर आपको वैक्सीनेशन मिल रही है वो आप लगवा लें तो वो हमेशा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी और कम रिस्क होगा आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिकावी आपका। अब हम तब्दील करते हैं अपना टॉपिक रोल आउट के बारे में, और फिर हम ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे क्योंकि वो चैट में हमें नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं कुछ उसमें से, और फिर हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा लोग जो हैं रोल आउट के बारे में बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस के भी बारे में बात की उन्होंने कि हमें कब मिलेगी और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो जब आप ये सोचते हैं कि सीनियर जो है हमारी कम्युनिटी के, उनको कब मिलेगी वैक्सीनेशन, मुझे लगता है कि एज ग्रुप के हिसाब से
डिफरेंट टाइम पे उन्हें मिलेगी, कब उनको इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में हमें बताएं प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और प्रॉब्लम असल में ये है कि बहुत ज्यादा इसके हिस्से हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी हमें जरूरत है कि वो इन्वॉल्व हों इसमें, ताकि हम ये तसल्ली कर सकें कि हमारे जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में, स्पेशली वो लोग जो कि कमजोर हैं, जिनकी हालत खराब है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको मेडिकल के मसले हैं, जो हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन मिले, ताकि उनको एक्सेस हो वैक्सीनेशन की। हमारे पास कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। हर एक को पता है कि पोर्टल जब कुछ दिन पहले खुला था वो एक किस्म का डिजास्टर था। बहुत लंबा टाइम उसको पढ़ने में लगा। लोगों के पास, सारों के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, कंप्यूटर savvy नहीं थे, लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, लोगों को उतना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उतना वो समझ नहीं सकते लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बारे में। तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और उसका बड़ा हिस्सा ये है कि फैमिली डॉक्टर्स जो हैं और उसके अलावा आपका जो मेन केयर प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को किस तरह से हेल्प मिले, ताकि फैमिली डॉक्टर जो हैं वो पब्लिक हेल्थ यूनिट के साथ ज्यादा कनेक्ट हो, ताकि वो बता सकें कि उनके जो अपने मरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको मालूमात दे सकें फैमिली डॉक्टर, ताकि जो भी पेशेंट की बारी है उनको डॉक्टर्स बता सकें कि किसकी बारी है, मिसेस ली की बारी है, मिस्टर सिंह की, मिस कौर की, जिसकी भी बारी है उनको इन्फॉर्म कर सकें। तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छा सा एक प्लान बनाना है इसको असल में मैदान में कामयाब करने के लिए। एक और ये है इस रोल आउट को बेटर बनाने के लिए कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए। कुछ लोगों को जिस्मानी तौर पर कुछ मसले हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन क्लिनिक नहीं आ सकते, डॉक्टर के ऑफिस नहीं जा सकते, और हमें कुछ अपने ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन जो है वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो कि अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते, या कुछ लोग रिटायरमेंट होम्स में हैं और जिनको हाई रिस्क पे हैं लेकिन वो वैक्सीनेशन क्लिनिक नहीं आ सकते, तो वैक्सीन उन तक पहुंचाई जाए। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको एक एजुकेशन दूं, गेस्ट दूं टाइम के बारे में, तो अभी से लेकर अप्रैल के आखिर तक हम ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग जो कि जिनकी उम्रें 65 साल से लेकर 80 साल तक हैं उनको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। और ज्यादा लोग ऐसे भी होंगे, वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वैक्सीन कितनी जल्दी हमें मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन बहुत कम हमारे पास खत्म होती जा रही है। एक लिहाज से अच्छी है और दूसरे हिसाब से हमें और भी उसकी जरूरत है, क्योंकि हमें खत्म होती जा रही है। हमें बताया गया था कि हर हफ्ते फाइजर वैक्सीन की 1 मिलियन डोज हमें मिलेगी और अगले हफ्ते से शुरू होगा, और ये बहुत अच्छी खबर है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और काफी लोग ऐसे लोग हैं जो कि कल से हमें अवेलेबल होगी, और ये सेफ है और उसको हम 65 साल से ऊपर लोगों को भी दे सकते हैं। तो अगर ये बैरियर्स अगर हम खत्म करें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मुझे लगता है कि इसको आगे कुछ हफ्ते लग जाएंगे कि किसको कौन कौन इन्वॉल्व होगा इस चीज को ड्राइव करने के लिए, और ये काम हमें 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के काम करना पड़ेगा इन क्लिनिक्स में, ताकि जिन लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन दी जाए। और हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि 8 से 5 काम करेंगे, और सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि अपॉइंटमेंट के थ्रू ही काम करें, हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। डॉक्टर शिकावा, बहुत अच्छा बताया आपने, मैंने आपके डिस्कशन से बहुत सीखा, आपने ये भी एक्नॉलेज किया हमें, और मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ब्रेक डाउन किया और लोगों तक पहुंचाया। और जो लोग आज ये सेशन सुन रहे हैं, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उसको। सबीना को वेलकम करता हूँ कि वो वापस आ गई हैं हमारे पास वर्चुअल स्टेज पे। मैं अब हैंड ओवर करता हूँ सबीना को, क्योंकि सबीना जो है वो सवाल पूछेंगी आपसे, काफी सारे सवाल हमें आ रहे हैं, तो मैं सबीना के हैंड ओवर करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिकावे आपका और सबीना का। बहुत ज्यादा अच्छे सवाल आ रहे हैं हमें क्वेश्चन आंसर्स में। आपने डॉक्टर शिकावी से बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं डॉक्टर दोसानी। मेरे ख्याल है आपने बहुत ज्यादा वाइड ग्राउंड से था उसको कवर किया, हमें ट्विटर पे
और हमें ईमेल्स के थ्रू काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और जो सवाल हमें रिसीव हुए उनको लेकर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। डॉक्टर शिवावी, आपने मेंशन किया है कि हमने बात किया है कि अगर किसी को कोविड होता है और उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को ये पता है कि 3 से 6 महीने वेट करना चाहिए जब उनका कोविड खत्म होता है, तो हम ये वेरीफाई करें प्लीज। ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, हमारी शुरू की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितनी जल्दी ये समझते हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारी जिस्म में दाखिल होती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कोविड किस तरह से ज़्यादा मुश्किलात लेकर आएगा प्रोटेक्शन के बगैर। मेरे ख्याल में जो 3 महीने की विंडो थी खास तौर पर, उसमें ये है कि आम तौर पर खास तौर पर वो भी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उस टाइम तक वो उस वक्त तक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये रीजन एक स्टैंस बनती है कि उस टाइम तक आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शायद ये रिकमेंडेशन इसलिए दी गई थी क्योंकि उन 3 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है और आपको दोबारा भी वायरस हो सकता है। और मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको डायबिटीज है या कोई भी और रिस्क फैक्टर है आपको, और आप अपने आप को एक रिस्क में कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? इससे मुझे तो कोई सेंस नहीं बनती। सिर्फ एक चीज है जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपको जरूरत है कि आप उस टाइम से आपको गुजर जाना चाहिए जब बहुत एक्टिव कोविड जो है वो कंप्लीट ठीक हो गया है। हम ये नहीं जैसे कि फ्लू और फीलिंग जो है बीमारी की, जब तक वो ठीक हो जाता है, जो कि ज्यादा केसेस में 1 हफ्ता या 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में ठीक हो जाता है, तो आप उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादा चांस ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वैक्सीन को अटेंड करती है या नहीं, तो वो इम्यून सिस्टम को काम करती है या नहीं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं उस वक्त अगर आप वैक्सीन लेते हैं और वो आपके जिस्म में काम करे, उस वक्त कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको फ्लू है या आपको बुखार है तो आपको कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उस वक्त आपका बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है और वो रिकवर होने की कोशिश कर रही होती है। तो आपको सही तरह से जब आप सही हो तो उस वक्त वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए जब आप सिम्टोमेटिक हो, जब आपको सिम्टम्स हो। शुक्रिया, आपने हमें ये क्लैरिफाई किया इस सवाल का जवाब। बहुत ज्यादा लोग हैं जो समझते हैं कि हमें 3 महीने, के लोग समझते हैं कि हमें 6 महीने इंतजार करना चाहिए। एक और सवाल जो काफी दफा हमें आता है कि बाकी वैक्सीनेशन जो हैं हमें कब लेनी चाहिए, कितना टाइम गैप होना चाहिए अगर हमें दूसरी वैक्सीनेशन अगर हमें लेनी है, अगर कोई फ्लू शॉट है, HIV की वैक्सीनेशन है कोविड वैक्सीनेशन के बाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर कोई कोविड की वैक्सीन ले रहा है तो लोगों को फिर फ्लू वैक्सीन नहीं लेनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग फिर भी HPV वैक्सीन या सिंगल की वैक्सीन या निमोनिया वैक्सीन लेना चाहें, उसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी रीजन के लिए, तो हमारी तजवीज़ ये होगी कि सेपरेट किया जाए कोई भी दूसरी वैक्सीन को कोविड वैक्सीन से पहले या बाद में 14 दिन के फर्क से। 1 महीने का फर्क भी डाला जा सकता है। 2 हफ्ते पहले लगवा लें आप उसको कोविड वैक्सीन से, या 2 हफ्ते बाद आपको कोई वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए कोविड वैक्सीन से। तो इससे इंटरफेरेंस का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर फोकस हो, वो सिर्फ कोविड रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करे। हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट करे आपका जो वैक्सीन है, ना कि हेपेटाइटिस की तरफ उसका फोकस हो। इस वक्त कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा, इसलिए ट्रैवलिंग वैक्सीन भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आसानी है इस टाइम पे। Another question that comes up very often, and in एक fact, और सवाल जो कि हमें ज्यादा आता है as well, given that we both have young, हम दोनों यंग हैं और हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, when can we expect this, and हम what कब is एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, और डाटा किस तरह, हमें डाटा से क्या पता चलता है?
मेरे भी 3 बच्चे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे अपने बच्चों की भी परेशानी है। इस वक़्त मुझे ये परेशानी है कि वो पूरा टाइम घर पे होते हैं, लेकिन हम सारे ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैक्सीनेटेड हों, क्यों, ताकि जब वो स्कूल जाए हमें पता हो कि वो सेफ हैं, ताकि लोग अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दादी मी के साथ, अपनी नानों के साथ वो मिल सकें। अच्छी खबर ये है कि ट्रायल अभी चल रहा है और शुरू का जो ट्रायल है जो कि जनवरी में और फरवरी में शुरू हुआ था, वो 12 साल से ऊपर लोगों से स्टार्ट हुआ था फाइजर और मॉडर्ना को लेकर। उसको ज़्यादा टाइम लग गया रिक्रूट करने में लोगों को, जितना कि टाइम लगना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास अच्छी खबर है कि उन बच्चों के लिए भी ट्रायल शुरू हो रहा है जो कि 6 महीने है, जिन बच्चों की उम्र 6 महीने है, और ये बहुत अच्छी खबर है। आपको लगेगा कि ये ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा महीने लग गए जवानों की ट्रायल करने के लिए, और हमें 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ा सारे बच्चों को एनरोल करने के लिए और फिर उनके रिजल्ट्स देखने के लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि सिंपल रीज़न ये है कि हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि वैक्सीन जो है वो सेफ है और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त हम ये टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को लेकर कि कितना परफेक्ट फार्मूला चाहिए और कितनी डोजेज उनको चाहिए। तो हमें 50,000 या 40,000 लोगों को जो कि हमने मॉडर्ना फाइजर लोगों के लिए हायर किए थे, हमें सिर्फ 7,000 बच्चों की जरूरत है जिनके ऊपर हम स्टडी करके ये देख सकते हैं मॉडर्ना को लेकर, जो कि मॉडर्ना ट्रायल बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में अगर सारा कुछ ठीक चलता है तो समर के आखिर तक हमारे पास डाटा होगा। हो सकता है कि हम उस पोजीशन में हो कि हमें अप्रूवल मिल जाए और हम शुरू कर दें वैक्सीनेशन बच्चों की भी जब फॉल का सीजन आएगा, और ये बहुत अच्छी खबर होगी। हो सकता है कि अपना नेक्स्ट स्कूल स्टार्ट करने से पहले हो सकता है कि थैंक्सगिविंग से पहले या क्रिसमस से पहले उनको ये वैक्सीनेशन मिल जाए, और हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा हर एज ग्रुप को लेकर, हमारी पॉपुलेशन में जितने भी एज ग्रुप है, और हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी सब एज ग्रुप को उस पॉइंट पे, और हम ज़्यादा अच्छी रियलिस्टिक हम बॉन्डिंग कर सकते हैं, और कम्युनिटी की जो सेंसिंग है और फैमिली की जो सेंस है, और हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह मिल सकेंगे। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि कुछ रेशनलाइज कम्युनिटी है जहाँ पर कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं या कुछ सेलिब्रेशंस होती हैं जो कि एक दूसरे से दूर हैं और नहीं कर सकते इस कोविड की वजह से, और इकट्ठे नहीं हो सकते, मीटिंग्स नहीं कर सकते इसकी वजह से। That is such an important question because I think it really is ये on बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये सारों के जहन में था, तो ये पिछले दफा भी मैंने सोचा कि मैं ऐसे पूछूंगी क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा घर पे है। हम और हमारे बच्चे भी अपने दादा नानी से, दादी दादा और नाना नानी से मिलना चाहते हैं, और मैं ये सुनना चाहूंगी कि जब हम वैक्सीनेशन हो जाती है तो हम कब किस वक्त अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं और कब अपने दादा दादी नाना नानी से मिल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है आंसर करना मेरे लिए, और इसकी वजह ये है इसके पीछे कि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमने सोचना है जब ये हम फैसला करते हैं कि कब हम सेफ होंगे और हम कितना सेफ हैं, जिसको हम अपने आप को सेफ समझते हैं उस टाइम पे। पहला नुक्ता ये है कि आप कितना इम्यून आप हो गए हैं, जिसको आप समझते हैं कि आप वाकई इम्यून हैं। क्या आप समझते हैं कि आप पहली डोज के बाद इम्यून हो गए हैं? कितने टाइम के बाद पहली डोज के या दूसरी डोज के बाद, और कितने टाइम के बाद? अभी हमारे पास इसका सही जवाब मौजूद नहीं है। सीडीसी ने हमें कुछ गाइडेंस दी है जिसने बताया है कि दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद एक अच्छा रीजनेबल टाइम है, कोई अनरीजनेबल कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है फिर कि आप ऐसा क्या करेंगे और किसके साथ करना चाहते हैं, और ये चीज कुछ ट्रिकी हो जाती है। उस टाइम पे आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप किससे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो उस वक्त इम्यून ना हो, अगर आपका कोई पोता पोती नवासा नवासी है उसको इम्यूनिटी ना हो सकता है उसको कोविड हुआ हो और उसका टेस्ट ना हुआ हो। हमें ये भी बच्चों का पता नहीं चलता कि उनको कोविड है कि नहीं है, और जब तक उनको वैक्सीनेशन नहीं होती उस वक्त तक रिस्क होता है, क्लोज कांटेक्ट का रिस्क होगा उस वक्त तक, ज्यादा टाइम तक के लिए, जब
तक के हम इंडोर्स होते हैं, और इसका ये भी मतलब है कि आप उस वक्त तक कुछ रिस्क का लेवल है आपका। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत सख्त होना चाहिए और बहुत हार्श होना चाहिए कि क्या रिकमेंडेशन है हम इसके बारे में कि लोग किस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं और गैदरिंग कर सकते हैं आपस में एक दूसरी जनरेशन से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इसके बारे उसके ऊपर कि हम एक्चुअल कम्युनिटी में क्या हम देखते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि नंबर किस तरह से कम होते हैं और मुस्तकिल तौर पर वो कम होते जाएं, और हम ये नॉनसेंस नहीं देखना चाहते कि जो वेरिएंट्स हैं वो बढ़ते जाएं और लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। हम देखना चाहते हैं कि वेरिएंट कम हो रहे हैं और जो वैक्सीनेशन है वो ऊपर को जा रही है, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि देखना चाहिए हमें कि इतने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं हमारी कम्युनिटी में कि वहाँ पर ज़्यादा वायरस नहीं है कि हम ये कह सकें कि अब हम सेफली आउटडोर दूसरों से मिल सकते हैं, और कुछ खास नंबर ही रखने चाहिए जब हमने बाहर भी लोगों से मिलना है, या इंडोर अगर आपने मिलना है तो क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसकी कुछ में सेंस बनती है। तो ये उस वक्त डिपेंड करता है, उस वक्त हमें पता चलेगा कि उस वक्त हमारी कम्युनिटी में कितने नंबर्स हैं जिनको कोविड है और कितना देर वो नंबर वहां पर रहता है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिल गई है। अगर ये सारा सही नहीं जाता तो हम छोटी गैदरिंग्स भी कर सकते हैं जिसमें दादा दादी के साथ बच्चे, छोटे बच्चे मिल सकें, और हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है कि इंडोर्स जैसे थैंक्स गिविंग पे भी बच्चे इकट्ठे हो सकें, फैमिली से इकट्ठे हो सकें। लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं एग्जैक्टली अगले कुछ महीनों को लेकर। So important, and I can't wait till we have some of that तो हम information. वेट कर सकते हैं, उस रिकमेंडेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एक और सवाल जो आ रहा था उसका के खास कुछ पॉपुलेशन है जिसका अभी हमें पता नहीं है और कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं है, लेकिन आपकी सोच क्या है? So the questions that came up in the chat, I know we talked about एक children. सवाल जो कि बच्चों के बारे में हमने बात की और चैट में एक सवाल आया था, क्वेश्चन, वो सवाल इम्पोर्टेंट आपने पूछा मेरे से, और ये उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आता है जिसमें हमें रियल वर्ल्ड डाटा देखना पड़ेगा और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि स्टडीज क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं उसको लेकर। तो बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा है कि डिजाइन के तौर पर वैक्सीन में प्रेग्नेंट औरतें शामिल नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि प्रेग्नेंट औरतें जो थी उनको हाई रिस्क कंसीडर किया जाता है, और हम औरतों के लिए भी कंसर्न होता है, लेकिन ज्यादा हमें उस पर कंसर्न होता है जो बच्चा उनके जिस्म के अंदर होता है, तो इसलिए उनके ऊपर ट्रायल नहीं किया गया। लेकिन लोग जो हैं वो ह्यूमंस हैं, वो रूल तोड़ देते हैं, इसलिए दोनों जो थे ट्रायल में लोग थे जो फाइजर और मॉडर्ना में, वो बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी। 37 मेरे ख्याल है ऐसा नंबर है, और वो सारे लोग जो प्रेग्नेंट थे और उनको वैक्सीनेशन हुई, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और उनके पूरे बच्चे अपने टाइम पे पैदा हुए। और अगर कोई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ या किसी ने प्लान अबॉर्शन किया तो वो प्लेसिबो ग्रुप था जिसमें ऐसा हुआ। तो बहुत थोड़ी मिकदार ऐसी थी जो कि हमें देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि क्या हुआ, और अगर हम उसको कंपेयर करें जो कि स्टडीज थी कोविड के बारे में, और उसको हम कंपेयर करें कि वैक्सीन को लेकर कितना रिस्क है, ये इसमें कोई जिंदा वायरस नहीं होता, और इस तरह की वैक्सीन हम प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि निमोनिया की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन है, ये सारी सेफ हैं, और ये प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर भी बहुत फायदेमंद है। बहुत सालों से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये पता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और उनको कोविड होता है, उनको ज्यादा रिस्क होता है प्रेगनेंसी के दौरान, खास तौर पर वो जल्दी लेबर में जा सकती हैं, उनका बच्चा जाया हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, खून जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। और अगर हम ये देखें कि कोविड का रिस्क है या नहीं, तो वो भी उन लोगों में ज्यादा होता है जो कि प्रेग्नेंट है, और काफी ज्यादा होता है अगर हम वैक्सीन
का कोई गलत इफेक्ट हो सकता है तो उसमें ज़्यादा उनके चांसेस हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया, और हमने ये देखा कि वो किस तरह इम्यून सिस्टम अफेक्ट किया उनकी बॉडी पे। तो बिल्कुल सेफ रहा उन लोग औरतों के लिए भी। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को देखें तो बहुत ज़्यादा उनकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता कि उनके ब्रेस्ट मिल्क में वो चली जाए वैक्सीन और कि वो नुकसानदेह हो। ऐसा भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कुछ चांसेस ऐसे हैं तो जो औरतें या जो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनमें कुछ नुकसानदेह चीज ऐसी नहीं है। अगर औरतें जो हैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो कोई मसला नहीं है उसमें भी। I think my last question actually is going to बहुत be शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन देने का। मेरा ख्याल है talk about Johnson and Johnson, the J&J Johnson vaccine. हमने जॉनसन जॉनसन वैक्सीन के बारे में बात की। हमें पता है कि ये यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है कनाडा में, तो हम ज्यादा इसके बारे में नहीं सुना हमने। आप हमें थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में? Johnson vaccine, to be honest, is probably the one vaccine I've probably been more excited about, believe it or not, than any of the जॉनसन others. जॉनसन वैक्सीन के बारे में लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं बाकी किसी दूसरी वैक्सीन के बारे में। लोग ये सवाल पूछा जाता है कि ये फाइजर मॉडर्ना से बेहतर है कि जब आप वापस आते हैं तो फिर 95% ज्यादा सेफ होते हैं जब आप घर वापस आते हैं। तो फिर वो पूछते जाता है कि फिर बाकी 5% के साथ क्या हुआ। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसकी रीजन ये है, अगर आप ये देखें कि उसका कितना फायदेमंद है वो, अगर तो हम कहेंगे कि 60 to 70% है और ये ओवरऑल है। और ये बहुत कोई सीरियस बीमारी नहीं हुई और इससे बहुत ज्यादा प्रिवेंशन हुई कि डेथ भी कम हुई, अमवात भी कम हुई, लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुआ। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसकी एक ही डोज लेनी पड़ती है। आप एक डोज उसकी ले लें और आप फारग हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा परेशान नहीं होने की जरूरत कि कब हमें दूसरी डोज मिलेगी, 3 हफ्तों के बाद मिलेगी या 6 हफ्ते के बाद मिलेगी, और मैंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पे ट्रस्ट करूं या मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट करूं। तो फिर आप जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में आपने साइंस पे ट्रस्ट करना है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही डोज है जो कि आपके लिए इनफ है। और ये बहुत ज्यादा आपको पुरसकून कर देती है कि कोई आर्गुमेंट नहीं है इसके बारे में कि कितनी डोजेज आपको चाहिए और कितना आपको चाहिए। एक और चीज जो बहुत अच्छी है इसके बारे में कि हमें कुछ फाइजर और मॉडर्ना को स्टोर करने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। एक खास टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है उनको और उनको एक दूसरे से नजदीक रखना पड़ता है। लेकिन जॉनसन और जॉनसन के साथ ऐसा कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है और ये बिल्कुल उसी तरह की है। इनको फ्रिज में भी रखा जा सकता है, इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं ज्यादा देर के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिधर हमें दूर जाना पड़ता है तो इस वैक्सीनेशन को लेकर हम दूर भी जा सकते हैं। हम ट्रक में जा सकते हैं, वैन में जा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कोई फ्रीजर चाहिए, कोई स्पेशल स्किल वाला बंदा नहीं चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। mRNA वैक्सीन के लिए कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए, लेकिन कोई बंदा जो बाकी वैक्सीन दे सकता है, फार्मासिस्ट है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, कोई फैमिली डॉक्टर है, कोई भी ये वैक्सीन जो है जो कि किसी दूसरे को नीडल लगा सकता है, वो जॉनसन जॉनसन वैक्सीन किसी को भी दे सकता है। और एक और चीज जो कि एनाफिलैक्टिक होते हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, जो इधर उधर जगहों पे जाना जिनके लिए मुश्किल होता है, तो ये वैक्सीन जो है ये गेम चेंजर है क्योंकि इसने सारे सही मार्क्स के ऊपर पूरा उतरी है और इससे हॉस्पिटल का भी नंबर कम हुआ, इससे अमवात भी बहुत कम हुई और ये बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छा तरीका था कि आज का वेबिनार हम बहुत अच्छे नोट पे हम खत्म कर रहे हैं और ये अच्छी खबर आपने हमें दी वैक्सीनेशन के बारे में और इसी का हम सारे इंतजार कर रहे थे, उम्मीद रखते थे कि ऐसा ही होगा। हमें तकरीबन 50 सवाल मिले थे। हमें बहुत अफसोस है कि हम सारे सवालों का जवाब नहीं दे सके। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अगर कोई और भी सवाल होंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको उनका जवाब दें। और हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारी वेबसाइट पे
questions that you have. और हम वहाँ पर भी एड्रेस करेंगे कुछ सवाल अगर आपके हैं तो। डॉक्टर शिकावी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और हमें इंफॉर्मेशन दी, अपने दिमाग में जो कुछ था वो हमारे साथ शेयर किया, और जो भी तरीके और जो भी मिसालें आपने दी वो बहुत हेल्पफुल थी। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत इजी हुआ हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। Have one parting thought that I think is मैं important. एक सोच है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Are important for people to hang on एनालॉजी to. जो होती है वो लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है कि वो ये उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है कि लोग नंबर्स के ऊपर स्टक हो जाते हैं 90% is not good enough. I don't और ये trust it. समझते हैं कि 90% नहीं है तो अच्छा नहीं है। Particularly the case with people who may not have perfect immune systems or who may be जिन elderly. लोगों का परफेक्ट इम्यून सिस्टम नहीं है, जैसे कि जो बूढ़े हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अगर किसी को जोड़ों का दर्द मसला है या कोई भी इम्यून प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि कुछ प्रोटेक्शन या कोई भी प्रोटेक्शन, थोड़ी बहुत भी प्रोटेक्शन अगर आपको मिल जाए तो वो ना प्रोटेक्शन ना होने से बेहतर है। अगर थोड़ी बहुत भी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है वैक्सीनेशन से तो वो जीरो प्रोटेक्शन से बेहतर है। Getting worse and the snow अगर आप is बाहर सर्दी में हैं और अगर सर्दी बढ़ रही है तो आपको स्नो पड़ रही है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा कपड़े पहनेंगे? आप पूरा आपको होगा कि मैं फुल विंटर की चीजें पहनूं, जैकेट पहनूं, फेस मास्क लूं और शूज पहनूं, अच्छे बूट्स होने चाहिए, अच्छे मिटन्स होने चाहिए ताकि आपको फ्रॉस्ट बाइट ना हो और आपको सर्दी से महफूज रखे जब आपने कुछ हैवी पहना हो। तो मेरा ख्याल है कि सबको समझ आ गई होगी कि आप लोग कोट पहने, कुछ ना कुछ पहन ले, अपने आप को कमजोर, अपने कमजोर हालत में बाहर ना जाएं और दूसरे लोगों के लिए खतरा प्रोड्यूस ना करें। कुछ ना कुछ होना ना होने से बेहतर है, और खास तौर पर जब ज्यादा लोग इस चीज पे बिलीव रखते हो। बहुत अच्छा तरीका था आपका कि आपने जिस तरह से आज का वेबिनार खत्म किया। to keep us all protected, and I think what a great way to end बहुत this. अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि हमें अपने मिटन्स और जैकेट्स और सर्दी को बचाने के लिए जितना कुछ हमें पहनते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीनेशन उसी तरह से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया हमें आज इंफॉर्मेशन देने का, और पूरी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। सारों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा अगली टाउन हॉल जो है 22 मार्च को होगी। ये सिर्फ स्पेनिश में होगी। From the GTA and GTA से 3 फिजिशियंस होंगे, और 25 मार्च को साउथ एशियन लैंग्वेजेस में होगा सिर्फ, और हिंदी, पंजाबी और तमिल में होगा, और 3 फिजिशियंस जो हैं साउथ एशियन नेटवर्क से होंगे, और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हम आपके हैं जवाब दे सकें। अगले 2 टाउन हॉल्स जो हैं वो सिर्फ स्पेनिश में होंगे, तो वो सिर्फ हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश में होंगे या स्पेनिश में होंगे, और उसमें कोई तर्जमा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मेरा कंप्यूटर भी अब बंद होने की तैयारी में है, और अब हमारा जो है वेबिनार खत्म हो रहा है। आप हमारी मटेरियल्स भी देख सकते हैं, और कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। गुड इवनिंग।